राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें हम उपभोक्ता बाज़ारों के खंडीकरण के आधार के बारे में पढ़ रहे थे और जिसकी लास्ट क्लास में हमने इसके 3 वर्गों के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम इसके जो बाकी के 5 वर्ग हैं, समाज सांस्कृतिक खंडीकरण, उपयोग संबंधित विशेषताएं, उपयोग स्थिति कारक खंडीकरण, तलाश किए गए लाभ और मिश्रित खंडीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ हम वहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाज सांस्कृतिक खंडीकरण यानी कि सोशियो कल्चरल सेगमेंटेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर काफ़ी सारे धर्म हैं, ठीक है। काफ़ी सारे धर्म हैं, साथ ही साथ जो अलग अलग स्टेट्स के जो लोग हैं उनकी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग अपने रीति रिवाज है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सी यहाँ पर विभिन्नताएं मौजूद हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर जो समाज, जो संस्कृति में जो विभिन्नताएं हैं, उनके आधार पर जब कोई विभक्तिकरण किया जाता है, जब कोई खंडीकरण किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समाज सांस्कृतिक खंडीकरण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला है हमारा परिवार जीवन चक्र खंडीकरण। परिवार जीवन चक्र खंडीकरण यानी कि कोई फैमिली साइकिल के आधार पर कैसे विभक्तिकरण किया जाता है, उसके अंदर हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका आधार यह है कि अनेक परिवारों को अपने निर्माण, समृद्धि और अंतिम विघटन के संबंध में एक समान अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहता है कि जब भी कोई फैमिली में कोई पर्सन्स है, चाहे वो कोई बड़े हैं या बच्चे हैं, उनको एक समान अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि जो बड़े हो चुके हैं वो भी उन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरे हैं जिनसे अब बच्चों को गुजरना होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी अवस्थाएं, निर्माण संबंधी अवस्थाएं, समृद्धि और अंतिम विघटन संबंधी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनसे उन सभी को गुजरना होता है। जितने भी एक फैमिली में पर्सन्स होते हैं, जैसे दादा दादी हो गए, चाचा चाची, माता पिता, बच्चे हो गए, उन सभी को कुछ ना कुछ सेम कंडीशन से गुजरना पड़ता है, ठीक है। इन अवस्थाओं के विभिन्न चरण हो सकते हैं किंतु इन सभी में कुछ समान अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो इन अवस्थाओं के कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है इन सभी में। ज़रूरी नहीं है कि सबकी जो फैमिली जो मतलब लाइफ साइकिल है वो बिल्कुल सेम ही निकलेगी, लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो सेम होती हैं जिनसे सभी को गुजरना पड़ता है, ठीक है। वो कौन सी होती हैं? अविवाहित, नवविवाहित, छोटी उम्र के बच्चों वाले दंपति, बड़ी उम्र के बच्चों वाले दंपति तथा बिना बच्चों के सेवानिवृत्त व्यक्ति, ठीक है। तो सभी की लाइफ में क्या होता है? सभी की लाइफ में सबसे पहले कोई अनमैरिड होता है, ठीक है, उसके बाद फिर वो मैरिड हो जाता है, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये अवस्थाएं जो होती हैं ये बहुत ही सिमिलर होती हैं। इन अवस्थाओं से सभी को गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो यह अवस्थाएं विभिन्न प्रकार के विपणनकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य खंड का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। तो ये जो अवस्थाएं होती हैं, जो ये लाइफ साइकिल स्टेजेस होती हैं एक फैमिली के, ये विपणनकर्ताओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य खंड का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो कैसे करती हैं? तो देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो हमारा होता है वो बैचलर स्टेज होता है, यानी कि कोई अविवाहित व्यक्ति होता है, ठीक है। तो जब हम अविवाहित व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं कि हमें अविवाहित व्यक्ति के आधार पर उसे खंडीकरण करना है, हमें फैमिली लाइफ साइकिल स्टेजेस के आधार पे, तो जब हम अविवाहित व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं तो हम उसके आधार पर अपने प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, ठीक है। तो अविवाहित जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो ज़्यादातर फैशनेबल चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, अपने स्टाइल्स में रहते हैं। तो वो अपने ऊपर पूरा खर्चा करते हैं, अपने क्लॉथिंग के ऊपर, अपने फैशन की चीज़ों के ऊपर, ठीक है, व्हीकल्स के ऊपर। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर वो अपना
इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इस वाले स्टेज को टारगेट कर रहा है तो उसे इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। ठीक है, सेकंड स्टेज आता है हमारा न्यूली मैरिड कपल्स। ठीक है, तो न्यूली मैरिड कपल्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास बेबीज़ नहीं होते, और क्या होता है कि कई बार दोनों जो कपल में जो मेल फीमेल होते हैं दोनों ही कई बार कमाने वाले होते हैं, तो उनके पास उस टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती क्योंकि बेबी नहीं है, उनके पास अर्निंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो उस स्टेज पे वो क्या करते हैं, उस स्टेज पे वो कोई अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत इनकम को बचाते हैं और अपने लिए कोई एकोमोडेशन वगैरह लेते हैं, कोई व्हीकल खरीदते हैं, कुछ इस तरीके से चीज़ों को अपने मतलब अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं पैसे को। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेज क्या आता है, फुल नेस्ट वन, यानी कि कोई छोटी उम्र के बच्चों वाले जो दंपति होते हैं, यानी कि किसी के बेबी वगैरह कोई अभी बच्चे छोटे हैं तो वो क्या करते हैं, उनको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आ जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने पैसे को थोड़ा बचाना शुरू कर देते हैं, सेव करना शुरू कर देते हैं, और उनकी जो फैशन वगैरह की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर आकर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है क्योंकि अपने बच्चों के बारे में शुरू कर देते हैं सोचना। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा जो मेडिक्लेम वगैरह है वो भी स्टार्ट हो जाता है कि अपने बच्चों के लिए वो अपना थोड़ा सा पैसा बचाते हैं, उनका मेडिक्लेम वगैरह करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ स्टेज आती है हमारी फुलनेस टू, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो मतलब बड़े हो जाते हैं, थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चों वाले दंपति होते हैं, तो यहाँ पे भी जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, वो काफ़ी सेविंग्स वगैरह करते हैं उनकी पढ़ाई के लिए और उन सब चीज़ों के ऊपर खर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो मोस्टली अपने बच्चों से रिलेटेड चीज़ों पे खर्चा करते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे खर्चा करते हैं, वो एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं करते। ठीक है, कोई फैशन वगैरह की चीज़ों पे। उसके बाद आता है एम्प्टी नेस्ट, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो कई बार क्या होता है कि जैसे बड़े हो गए तो वो अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, किसी दूसरी जगह पे अपना काम करने लग जाते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में भी जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास क्या अब कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, तो वो क्या करते हैं, तो वो अपने आगे के लिए थोड़ी सेविंग्स बचा के रखते हैं कि अपने ऊपर अपना मेडिक्लेम वगैरह करते हैं और अपनी सेहत के अपने मेडिकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट में हमारा सिक्स्थ स्टेज, यानी कि सॉलिटरी स्टेज। तो इस स्टेज पर जो है वो ज़्यादातर जो पर्सन्स होते हैं वो मेडिक्लेम वगैरह करवाते हैं, अपने मेडिकेशन पे ध्यान देते हैं, सेविंग्स पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा जो कोई भी कंपनी है वो एक फैमिली लाइफ साइकिल स्टेज को टारगेट करके अपना जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर सकती है, और काफ़ी कंपनीज़ ने ऐसा किया भी है कि फैमिली लाइफ साइकिल को देखकर उनके आधार पर उन्होंने खंडीकरण किया और काफ़ी वो सफलता भी इसके अंदर प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक वर्ग खंडीकरण। तो सामाजिक वर्ग की संकल्पना से अभिप्राय होता है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों के बीच मूल्यों, वस्तुओं की पसंद और क्रय की आदतों के संबंध में अंतर होते हैं। अतः किसी विशिष्ट खंड की अपील करने के लिए विपणनकर्ता सामाजिक वर्ग के बीच अंतर संबंधी अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो विभिन्न सामाजिक वर्ग के लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हाई सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, एक होते हैं हाई सोसाइटी में रहने वाले लोग होते हैं और वहीं दूसरा एक नॉर्मल सी सोसाइटी में रह रहे हैं कोई व्यक्ति। तो जो हाई सोसाइटी के जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर जो आदतें होती हैं वो मोस्टली सेम होती हैं। ठीक है, मोस्टली सेम कैसे होती हैं, वो कई अच्छे अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें खरीदते हैं, चाहे वो कितने भी कॉस्टली हों। ठीक है, वो घूमने फिरने जाते हैं और वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पार्क वगैरह जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है हाई सोसाइटी के लोगों में मोस्ट कॉमन पाई जाती है। ठीक है, वहीं जो थोड़ा लोअर सोसाइटी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं खरीदते, ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते। ठीक है, वो थोड़ा सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर सोसाइटी के, हर समाज के लोगों में जो इनकी आदतें होती हैं ये एक वर्ग में रहने वालों के लोगों के बीच अधिकतर एक जैसी पाई जाती है। ठीक है, और जो विभिन्न वर्ग के लोग होते हैं उनके अंदर अंतर पाया जाता है उनकी आदतों में। तो इसी को जो टारगेट करके खंडीकरण किया जाता है कि हाई सोसाइटी के लिए कोई चीज़ टारगेट कर रहे हो या लो सोसाइटी के लिए, तो जब समाज के आधार पर उसको टारगेट किया जाता है तो उसे सामाजिक वर्ग खंडीकरण कहा जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सांस्कृतिक खंडीकरण। इसके अंतर्गत उपभोक्ता का खंडीकरण उनकी संस्कृति के आधार पर होता है, क्योंकि एक ही संस्कृति के लोगों के बीच एक ही प्रकार के मूल्य, विश्वास और रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पीपल रहते हैं और साथ ही साथ उनके जो संस्कृति होती है वो भी अलग अलग होती है ना। क्योंकि जो अलग अलग धर्म है, धर्म के अंदर भी अलग अलग जातियां हैं, तो अलग अलग जातियों के आधार पर जो उनकी संस्कृति होती है, जो उनके रीति रिवाज होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो हम उसको भी टारगेट करके अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं कि हम कौन से जो संस्कृति है, जो कौन से धर्म या कौन सी जाति के लोग हैं जिनके लिए हम अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो किस पर्पज़ से हम अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको टारगेट करके भी हम खंडीकरण कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा उपयोग संबंधित विशेषताएं, यानी कि यूज रिलेटेड सेगमेंटेशन। तो देखिए इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी उपभोक्ता कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उससे जो रिलेटेड चीज़ें होती है उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है उपभोक्ता दर खंडीकरण। तो देखिए इस स्थिति में कोई विपणनकर्ता किसी उत्पाद, सेवा या ब्रांड के उपयोग के संबंध में उपभोक्ताओं के बीच इस आधार पर अंतर करता है कि वह बहुत अधिक उपभोग करने वाले हैं, मध्यम प्रकार का उपभोग करने वाले हैं, कम उपभोग करने वाले हैं या बिल्कुल ही उपयोग नहीं करते। तो देखिए उपभोक्ता दर का क्या मतलब है। उपभोक्ता दर का मतलब है यहाँ पे कि कोई उपभोक्ता एक प्रोडक्ट को कितना यूज़ कर रहा है, उसका परसेंट कितना है, कि वो कितने परसेंट उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो उपभोक्ता दर का मतलब यही है यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है कि इस आधार पर अंतर किया जाता है कि जो उपभोक्ता हैं वो उस प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। क्या वो उसको रेगुलर यूज़ करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, या कभी कभी यूज़ करते हैं, जैसे साल में एक आध बार यूज़ किया है, ठीक है, या फिर उसको हर 6 महीने पे यूज़ कर रहे हैं, 3 महीने पे यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे बहुत अधिक उपभोग करने वाले यानी कि कोई डेली बेसिस पे कोई चीज़ यूज़ कर रहा है, मध्यम प्रकार के यानी कभी कभी यूज़ कर रहा है, 2-4 दिन में यूज़ कर रहा है, ठीक है, और कम उपभोग करने वाले यानी कुछ महीनों में यूज़ कर रहे हैं या बिल्कुल कभी उसको यूज़ ही नहीं करते। तो इस आधार पर भी हम खंडीकरण कर सकते हैं। तो देखिए इसका मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, ये क्यों इस आधार पे क्यों खंडीकरण किया जाता है। जैसे एक सर्वे हुआ था, तो सर्वे में ये बताया गया था कि जो बियर पीने वाले लोग, उसका जो बियर का जो 75% है, बियर टोटल जो मतलब 75% बियर जो बिकती है उसका उपभोग करने वाले जो परसेंट हैं, जो लोग हैं, वो 25 से 35% लोग ही 75% बियर का उपभोग कर लेते हैं, ठीक है। तो जो बाकी का 25% है वो बाकी के उपभोक्ता यूज़ करते हैं। यानी कि इससे साफ पता चल रहा है कि कुछ ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे बियर पीते हैं, राइट। तो इसीलिए इसके आधार पर खंडीकरण किया जाता है कि कौन कौन से उपभोक्ता हैं जिनके लिए हमें काम करना है, ठीक है। तो उपभोक्ता दर खंडीकरण के आधार पर विपणनकर्ता क्या करते हैं कि जो अधिक उपयोग करने वाले व्यक्ति होते हैं, जितने भी हमारे उनको अपना लक्ष्य बनाते हैं, उन्हीं को उनके सामने ज़्यादा प्रमोशन किया जाता है किसी भी चीज़ का, जिससे वो ज़्यादा खरीदें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो कम उपभोग करने वाले व्यक्ति हैं उनको टारगेट करके उन्हें प्रयास किया जाए कि उन्हें भी उस चीज़ की आदत डाली जाए, वो भी उस चीज़ को खरीदें, ठीक है। तो इसके आधार पर उपभोक्ता दर खंडीकरण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जागरूकता स्थिति खंडीकरण। तो इस अवस्था के अंतर्गत विभिन्न विपणनकर्ता यह ज्ञात करते हैं कि संभाव्य उपभोक्ताओं का कितना प्रतिशत उत्पाद के संबंध में अवगत है, उसके संबंध में उनकी दिलचस्पी है या उन्हें उत्पाद के संबंध में जानकारी देने की आवश्यकता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर सबसे पहले यह देखा जाता है कि जो भी प्रोडक्ट है तो उसके बारे में क्या जो हमारे उपभोक्ता हैं वो पहले से अवेयर है या नहीं, उन्हें उसके बारे में पता है या नहीं, ठीक है। अगर उन्हें नहीं पता, कितने परसेंट ऐसे हैं जिन्हें पता है, कितने परसेंट ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता, तो इसके आधार पर भी खंडीकरण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है निष्ठा स्थिति खंडीकरण, यानी कि ब्रांड लॉयल्टी सेगमेंटेशन, ठीक है। इसे ब्रांड लॉयल्टी सेगमेंटेशन भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत ब्रांड के प्रति निष्ठा के आधार पर खंडीकरण किया जाता है, यानी कि देखा जाता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो कितने लॉयल हैं एक ब्रांड के प्रति, क्या वो एक ही ब्रांड की चीज़ें खरीदते हैं या नहीं खरीदते, या वो अलग अलग ब्रांड्स भी खरीदते हैं, ठीक है। तो ब्रांड के प्रति निष्ठा के स्थिति के आधार पर क्रेताओं को 4 ग्रुपों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला है हमारा दृढ़ निष्ठावान, यानी कि हम इसे हार्ड कोर भी कह सकते हैं। तो ये जो दृढ़ निष्ठावान लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो हमेशा एक ही ब्रांड खरीदते हैं, ठीक है। ये एक ही ब्रांड खरीदते हैं, कोई भी दूसरे ब्रांड की चीज़ को नहीं खरीदते। उसके बाद होता है हमारा मृदु कोटि के निष्ठावान, यानी कि ये क्या कौन होते हैं, ये एक साथ
2 या 3 को ब्रांड्स को खरीदते हैं, जैसे कभी ये खरीद लिया कभी ये खरीद लिया, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बदलती हुई निष्ठा वाले उपभोक्ता, तो ये कैसे होते हैं, ये कई बार क्या करते हैं, ये चेंज कर लेते हैं अपने ब्रांड को, जैसे शिफ्ट कर लेते हैं। आज ये खरीद लिया, अगर इसकी बेसिस पे हमें कोई दूसरे ब्रांड में अच्छी चीज़ मिल रही है तो वो उसे चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है लास्ट में निष्ठा रहित उपभोक्ता। तो ये क्या होते हैं, ये किसी भी ब्रांड के प्रति लॉयल नहीं होते, ये कोई से भी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं कभी भी, मतलब इन्हें चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, तो ये डिपेंड नहीं करता कौन से ब्रांड की है कौन से ब्रांड की नहीं है, तो ये उस चीज़ को खरीद लेते हैं। ओके, तो इसके बेसिस पे खंडीकरण क्यों किया जाता है, कि इसके बेसिस पे सेगमेंटेशन क्यों किया जाता है, ताकि अपने जो इनके दृढ़ निष्ठावान जो व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे जो दृढ़ निष्ठावान कंज्यूमर्स हैं, उनको बना के रखा जा सके, अपने प्रति लॉयल बना के रखा जा सकते। उनके लिए कंपनीज क्या करती है, उनके लिए उन्हें कोई गिफ्ट्स देती है, वाउचर्स देती है, ताकि वो जो हमारे हार्डकोर कंज्यूमर्स हैं वो हमारे पास ही रहें, वो कहीं और ना जाएं, ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा, अगर आप कभी जैसे मॉल्स वगैरह में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे वो अपना कहते हैं एक कार्ड बनवा लो आप, उस पर 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप जब शॉपिंग करोगे 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो ऑफर्स दिए जाते हैं, ये क्यों दिए जाते हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो पर्सन्स हैं वो आपके पास से ही प्रोडक्ट्स को खरीदें, आपके ब्रांड के प्रति ही लॉयल रहें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा उपभोग स्थिति कारक खंडीकरण, यानी कि यूज सिचुएशन सेगमेंटेशन। तो देखिए, इसके अंतर्गत क्रेताओं की स्थिति के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है और अवसर को ध्यान में रखा जाता है। तो देखिए इसके अंदर हम बात करेंगे अवसर खंडीकरण की। अवसर खंडीकरण यानी कि कोई किस अवसर पर कौन से प्रोडक्ट को खरीदता है, ठीक है। कोई स्पेशल ओकेजन पर सेगमेंटेशन करना, उसे क्या कहा जाता है, अवसर खंडीकरण। तो देखिए, क्रेताओं के बीच इस आधार पर अंतर किया जा सकता है कि किन स्थितियों में उनकी कोई आवश्यकता होती है, वे किस वस्तु को खरीदते हैं या उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका क्या है, अवसर खंडीकरण का मतलब है कि अलग अलग अवसरों को तलाशना और उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाना, उसके आधार पर सेगमेंटेशन करना। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स आते हैं, तो हम जैसे आप स्पेशल दिवाली को ही ले लीजिए, तो जो हम दिवाली पे जो चीज़ें परचेज़ करते हैं वो पूरे ईयर परचेज़ नहीं करते। जैसे क्रैकर्स हो गए, ठीक है, और स्पेशली जो मिठाइयाँ हैं वो भी हम बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं दिवाली पे, क्योंकि हम गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं, ठीक है। और जो हम लाइट्स वगैरह ख़रीदते हैं वो सभी चीज़ें हम कब खरीदते हैं, दिवाली पे ख़रीदते हैं। तो इसे ही हम अवसर खंडीकरण कहते हैं, कि अवसरों को देखना और ये पता करना कि इस अवसर पर जो हमारे उपभोक्ता हैं वो क्या खरीदना चाहते हैं, उसके आधार पर प्रोडक्ट्स को तैयार करना, ठीक है। तो जब हमें पता चलता है कि अब कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई अवसर आ रहा है, उसके आधार पर हम अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। जैसे दिवाली पे हम क्रैकर्स बना रहे हैं या फिर हम कोई लाइट्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तरह तरह की बहुत ही आकर्षक लाइट्स तैयार कर रहे हैं, कोई डेकोरेशन आइटम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई न्यू ईयर है या क्रिसमस है, वैलेंटाइन डे वगैरह हैं, तो इन सब पे क्या करते हैं, इन सब पे कार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे अवसर खंडीकरण कहा जाता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा लाभ खंडीकरण। तो देखिए, बेनिफिट सेगमेंटेशन में उपभोक्ता सदैव उत्पादों से कोई ना कोई लाभ चाहते हैं, तो इसके अंतर्गत विपणनकर्ता उन्हीं लाभों को तलाशते हुए उनके आधार पर उपभोक्ता बाजारों का खंडीकरण करते हैं। तो देखिए, जो हमारे उपभोक्ता होते हैं वो कई बार कुछ अपने प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ चाहते हैं जिनसे उस पर उन्हें स्पेशल बेनिफिट हो, और उनको पता करना और उनके आधार पर प्रोडक्ट्स को तैयार करना, उसे क्या कहा जाता है, उसे लाभ खंडीकरण कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि मान लीजिए कि कोई बाइक खरीदना चाहता है, ठीक है, कोई बाइक खरीदना चाहता है, वो उसमें क्या क्या चाहता है, उसमें वो स्पेशल फीचर्स भी चाहता है कि वो दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो, वो काफ़ी माइलेज भी चाहता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो उसकी क्वालिटी है वो भी अच्छी चाहता है, ठीक है, कलर डिज़ाइन भी अच्छा चाहता है। तो उसको उपभोक्ता को पता लगाना कि वो किस रेंज में और ये सभी चीज़ें वो किस तरीके से चाह रहा है, उसको पता करके ये बनाना प्रोडक्ट और उसको सेल करना, वो क्या कहलाता है, वो लाभ खंडीकरण यानी कि बेनिफिट सेगमेंटेशन कहा जाता है। यानी कि उपभोक्ताओं के लाभों को ध्यान में रखते हुए कि उपभोक्ता उन चीज़ों से किस प्रकार के लाभ चाहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सेगमेंटेशन करना बेनिफिट सेगमेंटेशन कहलाता है।
और लास्ट में हमारा आता है मिश्रित खंडीकरण यानी कि हाइब्रिड सेगमेंटेशन। तो देखिए इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि मिश्रित खंडीकरण यानी कि यहाँ पर किसी एक चीज़ का नहीं बल्कि कई चीज़ों को मिलाकर जब खंडीकरण किया जाता है तो उसे मिश्रित खंडीकरण कहा जाता है। जैसे इसके अंतर्गत किसी एक ही खंडीकरण का प्रयोग ना करते हुए दो खंडीकरण के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई से भी दो मिश्रण, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं दो का हम लोग करेंगे, जितने भी हमने अभी खंडीकरण पढ़े हैं इससे पहले, तो किसी का भी मिक्सचर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी मिश्रित करके यूज़ कर सकते हैं। तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे मिश्रित खंडीकरण यानी कि हाइब्रिड सेगमेंटेशन कहा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए मनोवृत्तिपरक जनांकीय चित्र। तो देखिए हमने मनोवृत्तिपरक और जनांकीय के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो मनोवृत्तिपरक का होता है कि जो हमारे कंज्यूमर हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, किस तरीके से जीते हैं, कैसी कैसी चीज़ों को वो पसंद करते हैं, ठीक है। और जनांकीय यानी कि उनकी एज की कितनी है, उनका जो एजुकेशन है, उनकी जो आय है, ये सभी चीज़ें कितनी हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम मिला के हम कोई खंडीकरण करते हैं, कोई सेगमेंटेशन करते हैं, तो उसे हाइब्रिड सेगमेंटेशन यानी कि मिश्रित खंडीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि हम किसी भी एज वाले व्यक्ति को लेके हम टीनेजर्स के लिए काम कर रहे हैं, साथ ही में उसके बाद हम उनकी मनोवृत्ति परख भी देखें कि जो टीनेजर्स हैं वो किस तरीके से, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो हम इस तरीके से मनोवृत्ति परख और जनांकीय को मिश्रित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा भू जनांकीय खंडीकरण। भू जनांकीय यानी कि भू यानी कि ज्योग्राफिक एंड जनांकीय, ठीक है। तो किसी स्पेशल जगह पे यानी कि कोई हमने एरिया सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एरिया सिलेक्ट करके हम वहाँ की एज और आय वगैरह के अकॉर्डिंग जब हम काम कर रहे हैं तो उसे हम भूजनांकीय सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम और भी खंडीकरणों को मिला करके मिश्रित खंडीकरण तैयार कर सकते हैं और उसके बेसिस पे और भी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे उपभोक्ता के आधारों का खंडीकरण। आज की क्लास में इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।